अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेहान आज फिर देर से घर आया था। अम्मी परेशान थी, उसे देखते ही पूछने लगी क्यों देर हुई। उसने थके हुए लहजे में बताया काम ज़्यादा था इसलिए देर हो गई। अम्मी मुतमईन होकर सो गईं जबकि उसकी बीवी खाना गर्म करने लगी। बच्चे सो चुके थे। सुबह अम्मी ने नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद बच्चों की तैयारी और नाश्ते में बहू की मदद की और रेहान का पूछने लगी जो अभी तक सोया हुआ था। बहू ने बताया तबीयत ख़राब है, रात दवा लेकर सोया है इसलिए देर से उठेगा। काफ़ी देर बाद रेहान उठा और मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल गया। अम्मी को पता चला कि नाश्ते के बगैर गया है तो परेशान हो गई। ताहम बहू ने बताया थोड़ी देर के लिए गया है, अभी आ जाएगा। और वाकई आधे घंटे बाद रेहान वापस आ गया। अम्मी को रेहान में बड़ी तब्दीलियां नज़र आ रही थी। ये वही रेहान था जो नमाज का बड़ा पाबंद था। वो अब पहले जैसा रेहान ना रहा था। उसके चेहरे की ताजगी मांद पड़ चुकी थी और परेशानी के आसार हर वक्त नज़र आने लगे थे। कहाँ तो रेहान बात बात पर कहके लगाकर हंसता था, कभी फ्रूट कभी केक लेकर घर आता, और कहाँ अब खाली परेशान चेहरा लिए घर ताख़ीर से आने लगा था। अम्मी ने कई बार पूछा मगर हर बार टाल दिया जाता और काम की ज़्यादती का बहाना बनाकर उन्हें इत्मीनान दिलाने की कोशिश करता। मगर अम्मी का दिल कहता कि कोई बात तो ज़रूर है। एक रात रेहान घर ना आया तो सभी परेशान हो गए। सारी रात रेहान की बीवी और माँ ने परेशानी में गुजारी। फ़ोन करते तो मोबाइल ऑफ मिलता। सुबह हुई तो अम्मी ने दूसरे बेटे दानियाल को बुलाया और रेहान की बात पूछा। दानियाल ने जो कुछ बताया उसे सुनकर तो अम्मी के पांव तले ज़मीन निकलती महसूस हुई। रेहान ने 18 माह से दुकान का किराया नहीं दिया था और मालिक दुकान ने 2 लाख एडवांस पैसों में से किराया काट कर उसे फारिग कर दिया था। सोचने वाली बात तो ये थी कि रेहान 18 माह से क्या कर रहा था जो किराया तक अदा न कर सका। अम्मी और भाभी की परेशानी देखकर दानियाल रेहान की तलाश में निकला और दोपहर को उसे साथ लेकर घर आ गया। रेहान का चेहरा उतरा हुआ और नज़रें झुकी हुई थी। दानियाल ने जो कुछ बताया वह सब घर वालों के लिए नाकाबिले यकीन था। रेहान जुआ खेलता था और एक बड़ी रकम जुए में हारने की वजह से किराया अदा नहीं कर सका था और अब बेरोज़गार बैठा था। अचानक अफ्तार पड़ने से सभी परेशान थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दानियाल ने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी रेहान से अपना 80,000 का कर्ज लेने आया था। दानियाल ने कहा कि रेहान घर पर नहीं है, दोबारा आने का कहकर उसे चलता करने की कोशिश की मगर वो जाने को तैयार ही नहीं था। वजी रेहान की अब दुकान भी नहीं रही, मालिक ने वापस ले ली है। वो हमारा कर्जा कैसे अदा करेगा, मुझे अपने पैसे चाहिए। अच्छा शाम को आना फिर बात करेंगे, दानियाल ने नरमी से कहा तो वो चला गया, वरना तो गली में शोर शराबे का खदशा पैदा होने का इम्कान नज़र आ रहा था। अभी थोड़ी सी देर ही गुजरी कि एक और आदमी ने दस्तक दी। रेहान चारपाई पर परेशान लेटा था। बीबी ने दरवाज़ा खोलकर पूछा तो आने वाले ने कहा रेहान साहब को कह देना कि सलीम आया था जिससे उन्होंने 50,000 की फ्रिज ली थी, फ़ौरन पैसे दें, मुझे अशद ज़रूरत है। जी भाई बता दूंगी, कहकर बीबी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अम्मी हैरान और परेशान थी कि रेहान को ये बुरी लत कैसे और कब पड़ी। अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का था, बीकॉम करके फैक्ट्री में काम कर रहा था कि कारोबार का शौक चढ़ाया और नौकरी छोड़कर मोबाइल की खरीदो फरोख्त की दुकान डाल ली। अब 2 बच्चे थे, बीवी थी, घर के अखराजात थे और बेरोज़गार कर्जों तले दबा बैठा था। दानियाल ने बताया कई माह से ये सिलसिला जारी था। मैचों पर शर्तें लगाता था। एक दफ़ा रात के वक्त मुझे पता चला जब शर्त हारने पर इसे 1 लाख के अवज़ लोग मरने मारने पर उतर आए थे तो मैंने बदनामी के डर से किसी से उधार लेकर इसे बचाया था और समझाया था कि यह काम ना करे, मगर लगता है इसने यह काम नहीं छोड़ा। नतीजा आपके सामने है। ये कोई छोटा बच्चा तो नहीं कि इसे समझाया जाए। ये आकिल बालिग है, मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। बेटा एक के 100 बनाने के चक्करों में इसका ये हाल हो गया है। अब फाके करेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी, अम्मी ने आ भरते हुए कहा। इतने में रेहान के बच्चे स्कूल से आ गए। आहा आज अब्बू घर पर हैं, नन्ही नीलम पुकारी। ताया अब्बू भी आए हैं, नन्ना सुलेमान चहका। बच्चे खुश खुश घर में आए थे मगर सबके परेशान चेहरे देखकर परेशान होकर बोले क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। अम्मी ने आंसू पोंछते हुए कहा। अम्मी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। सब अपने अपने घर बार वाले थे। मियाँ का चंद साल पहले इंतकाल हुआ था। अम्मी कभी रेहान के पास और कभी दानियाल के पास रहती थी। दोनों के घर एक ही मोहल्ले में थे। दोनों के बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कभी उन्हें परेशान और उदास नहीं देखा था। उन्हें रोता देखकर वो भी परेशान हो गए।
امی ریحان والی دکان اس کے دوست آفتاب نے لے لی ہے، دانیال نے دوسرے دن آ کر امی کو بتایا تو پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ ریحان کی دکان کا رنر پر ایسی جگہ واقعی تھی جہاں آمد و رفت زیادہ ہونے کی وجہ سے رش کافی رہتا تھا۔ اس طرح اس کی دکان خوب چلی ہوئی تھی جو اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہاتھ سے جاتی رہی۔ ریحان نے امی کو بتایا کہ سب سے پہلے آفتاب نے ہی اسے مائل کیا تھا کہ میچوں پر شرط لگاتے ہیں، جیتنے کی صورت میں لاکھوں کمائیں گے اور لاکھوں کمائے بھی، مگر ہوس اتنی بڑھی کہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا، یہاں تک کہ قرض لے کر جوا کھیلا مگر جوا کسی کا نہ ہوا۔ اس مشغلے نے اس کی خوب بدنامی کرائی اور پیسے کا محتاج کر دیا۔ آج جوا کھیلنے کی ترکیب دینے والا اس کی دکان پر براجمان تھا اور وہ ایک بے روزگار انسان جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا کرے۔ امی جو اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد سکھ چین کی زندگی بسر کرنے کا سوچ رہی تھی، بے حد پریشان تھی۔ ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے کھائے پیئیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ کاش برے کام کرنے سے پہلے انسان اس کے برے نتائج پر بھی غور کیا کرے، مگر آنکھوں پر جب ہوس حرص کی چربی چڑھ جاتی ہے تو کوئی رشتہ دکھائی نہیں دیتا۔ بیچاری امی ریحان کے غم میں گھلی جا رہی تھی۔ ریحان نے سبزی کی ریہڑی لگا لی ہے، دانیال نے امی کو بتایا تو انہیں بے حد دکھ ہوا، مگر اسے سکون کا سانس بھی آیا۔ اس میں حق حلال کی روزی بچوں کو کھلانے کا جذبہ تو پیدا ہوا۔ ابھی بچے چھوٹے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے باپ نے کیا کیا ہے، ورنہ تو ریحان کی بڑی بڑی گیموں کی دھوم پوری مارکیٹ میں تھی جو اس کے بہن بھائی اور امی کے لیے باعث شرم تھی۔ ان کو اس معاشرے کا سامنا کرنا تھا جو یہ کہتا تھا ان کا بیٹا جواری ہے، ان کا بھائی جواری ہے، مگر معاشرہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کو اس حال میں کس نے اور کیسے پہنچایا۔ کوئی بہن یا کوئی بھائی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بھائی حرام اور قابل نفرت کام کرے، مگر معاشرہ کسی کی سزا کسی کو دیتا ہے۔ جرم ایک شخص کرتا ہے مگر سزا پورے خاندان کو تانے تشنوں کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے بچوں کو بھی یہ سزا مل سکتی ہے۔ اسی ایک بات نے ریحان کو ریہڑی لگانے پر مجبور کیا تھا۔ محنت میں کوئی آڑ نہیں، آج حالات مشکل ہیں تو کل اچھے دن بھی آئیں گے، امی نے سوچا اور نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ آج انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا جس نے ان کے بیٹے کو جوئے کی دلدل سے نکال باہر کیا تھا اور ہدایت کا راستہ دکھایا تھا۔ اللہ